डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिफॉर्म क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, और जिसका टाइटल है नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स, सॉइल डिग्रेडेशन के कुछ रीजंस और सॉइल को कंजर्व करने के कुछ मेथड्स। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ सॉइल में देखो, सबसे पहले जो टाइप है वो है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सोइल, आपने जब मैंने रिवर के बारे में बताया तो मैंने आपको अलुवियल सोइल के बारे में बताया था कि जो रिवर जो अपने साथ सिल्ट लेके आती है, सिल्ट का मतलब उसमें मिट्टी, कंकर, पत्थर ये जो होते हैं, इनके साथ में जो रिवर जब आती है तो उसके साथ में ये सब चीज़ें आती है। तो इनसे होता क्या है, ये कंकर, पत्थर, मिट्टी, ये जो है रिवर के आसपास में दोनों साइड में जमा होती जाती है। जैसे रिवर के भी अलग अलग फेज होते हैं। जैसे यंग जो फेज होता है उसमें सबसे तेज रिवर आती है और बहुत लंबे दूरी तक वो अपने वाटर को फैलाती है। जैसे इधर से मान के चलो ये रिवर आ रही है, ऐसे ये रिवर आ रही है। अब ये जो है अपने साथ सिल्ट लेके आ रही है, लेकिन जब ये अपने यंग एज में होती है, यंग एज का मतलब इसमें बहुत सारा पानी होता है, मैक्सिमम पानी होता है, तो इसका जो कैचमेंट है ये इतना ही ना रह के ऐसे बढ़ जाता है। अब ये इतनी दूरी में बह रही है, इतनी चौड़ाई इसकी रिवर की हो गई। अब होगा क्या, जब वापस से इसमें पानी कम होगा तो ये रिवर वापस से अपने पुराने पाथ को फॉलो करेगी। तो ये जो रीजन है बेटा, इतना रीजन, इस रीजन में रिवर के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी दोनों साइड। ओके, तो ये जो इसका रिवर का जो कैचमेंट है, जितनी दूरी में इसने पानी फैलाया फिर वापस से अपने मेन जो पाथ था उसमें वापस से बहने लगी, तो ये जो कैचमेंट जो रीजन है इसमें जो सॉइल पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे बेटा, अलुवियल सॉइल। और अलग अलग फेज होते हैं बेटा, उस अलग अलग फेज में अलग अलग टाइप की रिवर जो सॉरी सॉइल जो है वो डिपॉजिट करती जाती है। जैसे देखो, ऐसे कोई रिवर जो है वो आ रही है, और मान के चलो ये ऐसे माउंटेन है, ये पूरा माउंटेन है, माउंटेन से ये रिवर आ रही है, ये यहाँ पे प्लेन रीजन में आ गई है रिवर और इस तरह से बह रही है। ओके, देखो अलग अलग स्टेज में कैसे कैसे ये रिवर जो है अलग अलग सॉइल के टाइप बनाएगी। देखो, जब ये रिवर या माउंटेन से स्टार्ट होगी ना बेटा, तो माउंटेन में मिट्टी तो इतनी होती ही नहीं है, क्या होते हैं, कंकर पत्थर होते हैं जो अपने साथ में लेके आएगी। तो जब कंकर पत्थर को ये डिपॉजिट करेगी ना इस माउंटेन के स्लोप पे, यहाँ पे अलग अलग रीजन बताऊंगा मैं आपको। देखो ये जो रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन में जो ये मिट्टी, जो कंकर पत्थर जो अपने साथ लेके आएगी वो यहाँ पे डिपॉजिट करेगी, इसको क्या बोलेंगे, भाभर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, भाभर। ये मिट्टी का टाइप है। ओके, इसके बाद में ये थोड़ी आगे आई है रिवर, और इसने यहाँ पे लगभग यहाँ पे, क्योंकि रिवर अभी स्टार्ट हुई है, उसने अपनी डिपॉजिट जो मोटे मोटे जो पत्थर कंकड़ थे उसको डाल दिया। अब थोड़ी नीचे आई है, तो यहाँ पे क्या है कि ये नई नई मिट्टी यहाँ पे डालेगी। नई नई मिट्टी जो यहाँ पे लाके डाली है इसने, इस नई मिट्टी को बोलेंगे खादर। ओके, इसके बाद में थर्ड स्टेज आती है, जिसमें ये क्या होता है कि ये पुरानी मिट्टी, मतलब बहुत साल पहले ऐसा हुआ होगा कि ये जो रिवर जब स्टार्ट हुई होगी तो रिवर का कैचमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, और कैचमेंट ज़्यादा होने की वजह से इसमें कुछ तो मिट्टी आई होगी, और जो पुरानी जो मिट्टी जो डली हुई है इस रिवर की आसपास में, उस पुरानी मिट्टी जैसे खादर जो है, यही बाद में क्या बन जाती है, बांगर। बांगर को आप इस तरह समझ सकते हो कि बांगर जो मिट्टी होती है ये पुरानी मिट्टी होती है, खादर जो है जो अभी नई नई मिट्टी लाके डाली गई है वो है, और भाबर क्या है, भाबर यहाँ पे पहाड़ का जो मतलब माउंटेन का जो फुट हिल है, जो नीचे का इलाका है वहां पे मोटे मोटे कंकर पत्थर लाके डालेगी, उसको बोलेंगे भाबर। तो तीन टाइप के यहाँ पे अलुवियल सोइल, ये सारी क्या है बेटा, अलुवियल सोइल ही है। अलुवियल सोइल के सब पार्ट है ये, भाबर, खादर और बांगर। किसी को कोई डाउट है तो यहाँ से पूछो, अंजनी बेटा सर पूछो। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, कैसे कहूँ, तो ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स के बीच का ऐसे 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 सो रखा है ना, हाँ हाँ, वो क्या है? वो माउंटेन खत्म हो गया यहाँ तक,
ये यहाँ तक माउंटेन है, यहाँ तक जो है ये सर माउंटेन है। ये वापस समझाओ, बाबर बाबर जो भी। भाबर देखो ये क्या है कि जब कोई पहाड़ से जब नदी चलती है, पहाड़ से नदी चलती है तो उसमें मोटे मोटे पत्थर होते हैं, और वो मोटे मोटे पत्थर क्या है, जैसे जैसे नदी नीचे आएगी ना वैसे वैसे वो उसके पत्थर जो है ना उसके साथ में लुढ़कते हुए आएंगे। अब ये लुढ़कते हुए ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, ये सिर्फ कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक माउंटेन खत्म होगा ना, ओनली वहाँ तक, मतलब माउंटेन के बिल्कुल पैरों तक, माउंटेन के फुट हिल्स होती है ना, बिल्कुल नीचे वाला इलाका, वहां पे जाके वो पत्थर जो इकट्ठे हो जाएंगे। नदी आगे बढ़ जाएगी लेकिन पत्थर तो वहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे ना बेटा। तो कई बार ऐसा होता है जैसे गंगा रिवर या फिर गंगा रिवर के जो ट्रिब्यूटरी है ना, ये हिमालय से निकलती है, लेकिन कई बार क्या होता है निकलने के बाद में यहाँ पे फुटिल में आके ये रिवर जो है गायब हो जाती है बेटा। ये गायब हो जाती है, गायब वैसे दिखती नहीं है ये, लेकिन वैसे गायब नहीं होती क्योंकि ये पत्थरों के नीचे से बहती है। फिर यहाँ पे जो इसने जो भाबर बनाया ना, ये जो मोटे मोटे पत्थर लाके डिपॉजिट किए उनके नीचे से बहती है, तो ये दिखती नहीं है रिवर कई बार। तो जो मोटे मोटे पत्थर यहाँ पे डिपॉजिट किए उसी को क्या बोलते हैं, भाबर। ओके, यस सर। चलो इसको देसी लैंग्वेज में समझाऊं, भूलोगे नहीं कभी। पत्थर को राजस्थानी में क्या बोलते हैं, भाटा। भाटा। भाटे। तो भाटा से भाबर, याद रखोगे, भाटा यस से सर। भाबर। क्यों, रेक्टेंगल तो है। क्योंकि ये पत्थरों वाली मिट्टी ही है यहाँ पे। ओके, तो ये पत्थरों वाली मिट्टी है इसलिए भाटा, और भाटा से भाबर। चलो थ्री बैंगन। रुको, तो बता रहा हूँ ना। अगर मम्मी कोई खाना बनाती है तो बनाते ही खा लेते हो या फिर 2 दिन बाद खाते हो, तो बना दिखाते बनाई। बनाते ही खा लेते हो, मतलब कि नया नया खाना बनाया और उसको खा लिया तो नया नया खाना, तो खादर, खाना से खादर। ओके, यस और सर। बासी खाना हो गया तो बासी से बांगर, बागर। बासी खाने से बरगद से बांगर। भी तो होता है। बासी खाना मतलब पुरानी मिट्टी, बासी खाना पुरानी मिट्टी, बांगर। ओके, नया खाना जो खाने लायक है तो खादर, भाटा से भाबर। किसी को डाउट? नो सर। चलो आगे देखो। सिल्ट ब्रॉट बाय रिवर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लॉन्ग जर्नी, अलग अलग कोर्स, जो उसका अलग अलग जगह मैंने बता दिया, वहां पे अलग अलग टाइप की रिवर जो सोइल जो है ये डिपोजिट करती जाती है। कहाँ पाई जाती है अपने इंडिया में, तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो रिवर की वैली है, गंगा ब्रह्मपुत्र जहाँ जहाँ से फ्लो होती है उसमें पाई जाती है। डेल्टाज ऑफ गोदावरी कृष्णा, कोस्टल स्ट्रिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पंजाब हरियाणा यूपी उत्तराखंड बिहार वेस्ट बंगाल, ये इन जगह पे पाई जाती है। और ये जो स्टेट के मैंने नाम बताए ना, ये स्टेट वो हैं जहां से आपके ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा रिवर जो है वो फ्लो होती है। ओके, तो ये लोकेशन थी कुछ। मेन कंटेंट क्या होता है इसमें, मतलब मेन इसमें मिनरल्स क्या होते हैं, वो होता है पोटास, इसमें पोटास होता है और लाइम फॉस्फोरस होता है। ओके, पोटास लाइम और फॉस्फोरस इसमें ये पाया जाता है। पोटासियम लाइम फॉस्फोरस क्या होता है? मिनरल्स है बेटा, सोइल में मिनरल्स बताया था ना मैंने, जिनकी वजह से एग्रीकल्चर ग्रो कर सकते हैं आप, उसमें नई नई क्रॉप उगा सकते हैं, ये वो मिनरल्स हैं। ओके, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये, माइक्रो मैक्रो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब अपन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि इसमें ये मिनरल्स हैं। डेफिशिएंट इसमें कंटेंट क्या है, मतलब क्या नहीं होता इसमें। इसमें देखो बेटा, ये रिवर जो है पहाड़ से आ रही है, पहाड़ से आ रही है, पत्थरों के अंदर से निकल के आ रही है, तो इसमें क्या नहीं होगा, ऑर्गेनिक या फिर नाइट्रोजन जो कंटेंट है वो नहीं होगा। ऑर्गेनिक और नाइट्रोजन कंटेंट इसमें नहीं होता है। ये याद करने की चीजें बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ना, क्या होता है और क्या नहीं होता, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि अलुवियल सोइल में क्या पाया जाता है, अलुवियल सोइल में क्या नहीं होता है, तो ऑर्गेनिक और जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो नहीं होता है इसमें। मेन फीचर क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि इसमें पोटास और फॉस्फोरस होता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये फर्टाइल होती है। 40% अपना इंडिया का जो है पूरा, अगर मैं लैंड की बात करूँ, पूरी इंडिया की जो बाउंड्री है टोटल, उसमें 40% एरिया जो है उसमें अलुवियल सॉइल पाई जाती है। कौन कौन से क्रॉप इसमें उगा सकते हो, राइस, व्हीट, कॉटन, ऑयल सीड्स और शुगर केन, ये मेजर क्रॉप्स हैं जो आप इसमें ग्रो कर सकते हो। उसके बाद में है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का सब नेम रेगुर सॉइल।
ब्लैक सॉइल को ही रेगुलर सॉइल बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्लैक सॉइल कैसे बनती है। ब्लैक सॉइल देखो, अपना जो डेक्कन जो रीजन है उसमें जो लावा से जो मिट्टी बनी उसको भी आप ब्लैक सॉइल में देख सकते हो। इसके अलावा वेदरिंग ऑफ सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखो मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक कहाँ पाए जाएंगे बेटा, जहाँ पे लावा जो है, लावा जब निकला तो उसकी वजह से अलग अलग लेयर बन गई, और अलग अलग लेयर बन गई तो उसने क्या बनाया, उसने बनाया सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक से फिर बाद में वो बदल के प्रेशर और हीट की वजह से बदल के क्या बन गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक्स मैंने आपको बताया था, सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, आपको पता होगा। इनकी वेदरिंग से, मतलब ये रॉक जो है, मेजर रॉक जो है, इनकी वेदरिंग, इनके कटाव से जो सॉइल बनती है कट कट के, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल। कहाँ पाई जाती है, डेक्कन प्लेटू, वैली ऑफ गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और तापी, ये रिवर्स के नाम है बेटा। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, एमपी और तमिलनाडु ये स्टेट है जिनमें ये आपको सोयल देखने को मिलती है। आप देखोगे तो ये जो नाम है ना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, एमपी और तमिलनाडु, ये या तो अपना मिडिल इंडिया है या फिर अपना साउदर्न इंडिया है, वहां पे ये सोइल पाई जाती है, क्योंकि डेक्कन प्लेटू जो है वो लावा प्लेटू है। ओके, क्या क्या इसमें मेन कंटेंट है, पोटास है, मैग्नीशियम और कैल्शियम इसमें पाया जाता है। तो देखो अलुवियल और ब्लैक सॉइल में कंपेयर करो तो अलुवियल सॉइल में मैग्नीशियम नहीं है, कैल्शियम नहीं है, पोटास दोनों में कॉमन है, यहाँ पे फॉस्फोरस नहीं है, ब्लैक सॉइल में फॉस्फोरस नहीं है। अब डेफिशिएंट क्या होता है इसमें, डेफिशिएंसी वो होती है नाइट्रोजन और ह्यूमस कंटेंट की डेफिशिएंसी होती है, ये इसमें नहीं पाया जाता है। ओके, ह्यूमस और नाइट्रोजन इसमें नहीं पाया जाता। सेल्फ फ्लोइंग क्वालिटी, होल्ड मॉइस्चर व्हेन वेट। देखो आपने कभी काली मिट्टी देखी है, ये वही काली मिट्टी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब आप काली मिट्टी जिससे बर्तन बनते हैं, काली मिट्टी से मटके बनते हैं, बर्तन दिए वगैरह बनते हैं, ये वही काली मिट्टी, जब आप उसको गीला करोगे तो वो मॉइस्चर को होल्ड करने की उसकी कैपेसिटी होती है, लेकिन जैसे उसमें से मॉइस्चर निकलता है तो वो क्या हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो ये मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। कौन कौन सी फसलें जो है इसमें ग्रो कर सकते हैं, कॉटन सबसे ज़्यादा इसमें उगाया जाता है, उसके अलावा टोबैको, ऑयल सीड्स और शुगर कैन भी इसमें अच्छे से उगाया जाता है। नेक्स्ट देखो, एक बार सारी सॉइल में पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि कौन सी सॉइल में क्या है। ठीक है, तो रेड सॉइल देखो, डिपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक। देखो इग्नियस, डिकम्पोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होती है, इग्नियस रॉक जो है प्राइमरी रॉक है। सबसे पहली बात, प्राइमरी रॉक है मतलब कि इसी से सारी रॉक्स, बाकी जो रॉक्स है वो सारी इसी से बनी है। तो इग्नियस रॉक का जब वेदरिंग होगी, जब उसका कटाव होगा, तो उससे जो सॉइल बनेगी वो बनेगी रेड सॉइल। अब इग्नियस रॉक है तो उसमें कुछ चीज़ें कम होगी। सबसे पहले ये देखो कहाँ पाई जाती है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू मतलब कि लगभग आंध्रा और ओडिशा का रीजन, केरला, साउदर्न स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, छोटा नागपुर प्लेटू, साउदर्न ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये स्टेट के नाम है, यहाँ पे ये पाई जाती है। जो जो स्टेट के नाम है, आपका काम आज का यही है कि आप मैप ओपन करना इंडिया का, और उसमें ये जो है इन सारी सॉइल्स को स्पॉट करना कि कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। अभी मैं चैप्टर के लास्ट में आपको दिखाने वाला हूँ, चैप्टर के लास्ट में मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको अपने आप से भी उसको चेक करना। देखो इग्नियस रॉक है तो इग्नियस रॉक, हाँ अच्छी बात है बेटा, उसको देखना आप, उसमें ये अलग अलग सॉइल को वहां पे मार्क करना आपको। देखो रेड सॉइल जो है इग्नियस रॉक से बन रही है, और इग्नियस रॉक कहाँ से आती है बेटा, अपने अर्थ के इंटीरियर से आती है। और इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक है तो उसमें आयरन ज्यादा होगा, आयरन ज्यादा होगा तो ये जो सॉइल बनाएगी उस सॉइल में भी क्या होगा, आयरन ज्यादा होगा। कमी किस चीज की होगी, इसमें बेटा सारी कमी है, फॉस्फोरस भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, ह्यूमस भी नहीं है और लाइम भी नहीं है। इसका मतलब ये जो सॉइल होगी ये कम फर्टाइल होगी। कॉर्ड्स पोरस डज नॉट रिटेन मॉइस्चर। हाँ, ये तो फर्टाइल ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉस्फोरस भी नहीं है और पोटेशियम भी नहीं है और ह्यूमस भी नहीं है, तो हाँ नहीं है, नहीं है फर्टाइल, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, इट रिक्वायर्स फर्टिलाइजर्स टू ग्रो सम क्रॉप्स। जब तक आप इसमें फर्टिलाइजर का यूज नहीं करोगे, जब तक आप इसमें फसल ग्रो नहीं कर सकते। ओके, तो फर्टिलाइजर मतलब कि आर्टिफिशियल आपको इसमें मिनरल्स डालने पड़ेंगे।
और जब आप इसमें आर्टिफिशियल मिनरल्स डाल के आप इस सोइल में फसल ग्रो करोगे तो कौन कौन सी क्रॉप है जो यहाँ पे मेजर उगाई जाती है, वो है वीट, राइस, कॉटन, पल्सेज और शुगर केन। अब देखो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते एलुवियल सॉइल से। आप बोलोगे कि सर एलुवियल सॉइल में भी लगभग यही क्रॉप्स थी, तो बेटा ये क्रॉप्स जो थी यहाँ पे मेजर प्रोडक्शन है, यहाँ पे माइनर प्रोडक्शन है। कंपेयर करो एक दूसरे से। जब इसमें फर्टिलाइजर डाल के आप अगर कोई फसल उगा रहे हो तो कितना कॉस्टली पड़ेगा वो फसल उगाना, और वो अगर कॉस्टली पड़ेगा तो वहां पे आप उगा तो सकते हो, आपके पास जमीन है उगा तो सकते हो, लेकिन इतनी मात्रा में आप वहां पे नहीं उगाओगे कि आप उसको सेल कर सको, खुद के कंजम्पशन के लिए आप वहां पे उसको ग्रो कर सकते हो। इसके बाद में आता है लेटेराइट। ओके, लेटेराइट सॉइल देखो, लेटेराइट सॉइल जैसे कि ये मैं आपको बताऊं तो जो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बहुत ज़्यादा बारिश होने से वहाँ की जो मिट्टी है वो एकदम ऐसे कीचड़ जैसी हो जाती है, और वहाँ पे ह्यूमस जो है उस मिट्टी में से बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली उसमें ह्यूमस होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, लेटेराइट। फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। देखो मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, तो बारिश आने से क्या होगा कि वो कीचड़ जैसी जो मिट्टी बनेगी एक पर्टिकुलर एरिया में। ऐसे नहीं है कि अपने यहाँ पे बारिश आई और जब कीचड़ बना तो उसमें लेटेराइट मिट्टी बन गई, ऐसे नहीं। कई सालों तक वो मिट्टी जो है ना कीचड़ जैसी रहती है। तो ये कौन सा रीजन होगा, जहाँ ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश आती है, या फिर ऐसा रीजन जहाँ पे लगभग हर दिन बारिश आती है, जैसे अपना नॉर्थ ईस्ट रीजन जो होता है। ओके, तो वहां पे ये लेटेराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगी। जैसे हिल समिट्स, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स, जो अपना, जैसे मैं आपको मैप से समझाता हूँ, ये अपना साउदर्न इंडिया, इंडिया का साउदर्न पार्ट। अब इस साउदर्न पार्ट में बेटा क्या है कि यहाँ पे दो तरह के ऐसे माउंटेन रेंज है या फिर घाट्स आप जिसको बोलते हैं। ये तो है वेस्टर्न घाट, और ये ऐसे आता है ईस्टर्न घाट। ओके, ये है ईस्टर्न घाट, और ये इस साइड में है वेस्टर्न घाट्स। तो ये जो रीजन है ना, इसमें बरसात ज्यादा आती है। एक तो ये जो रीजन है वेस्टर्न घाट्स, और ये ईस्टर्न घाट्स, इसमें बरसात लगभग मॉनसून में बहुत ज्यादा बारिश आती है, दोनों ही तरह के मॉनसून में। ओके, तो जब मॉनसून में बारिश आ रही है, मॉनसून में बारिश आ रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो सॉइल होगी उसका लीचिंग होगी, तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे लेटरेट सॉइल बनती है। क्या इसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है, चलो देखो, इसमें आयरन ज़्यादा होता है। कमी कौन सी होती है, पोटेशियम, लाइम, सिलिका, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन। इसमें देखो लगभग आप कंपेयर करोगे रेड सॉइल से, तो रेड सॉइल से भी ज़्यादा ये क्या है, इनफर्टाइल है। ये रेड सॉइल से भी बहुत कम फर्टिलिटी इसमें पाई जाती है। रीजन आपके सामने, क्योंकि इसमें ये जो मिनरल्स हैं ये नहीं है। ऊपर से इसमें ये जो सॉइल होती है एसिडिक होती है, और एसिडिक सॉइल में आप क्रॉप ग्रो बहुत मुश्किल होता है उसमें क्रॉप ग्रो करना। पोरस होती है, कोर्स होती है। पोरस का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ ऐसी जो कि ऑब्जर्व कर सके, सोख सके, उसको बोलते हैं पोरस। ओके, तो ये पोरस होती है और कोर्स होती है। कौन कौन सी इसमें फसलें उगा सकते हैं, कॉफ़ी, रबर और कैशू और टोपियाको। तो ये जो कुछ क्रॉप होती है जिनको ऐसे ही कंडीशन चाहिए, तो ये क्रॉप इसमें उगा सकते हो आप। ओके, इसके बाद में आती है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल जो होती है ये मैकेनिकली वेदरिंग ऑफ रॉक्स फ्रॉम सैंड्स। जैसे आपको पता है कि सैंड जो होती है, सैंड में भी अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो जब जब सैंड में से बारीक पार्टिकल वहाँ से हवा के द्वारा उठ के कहीं और चले जाते हैं, तो वहाँ पे बच जाते हैं थोड़े मोटे पार्टिकल सैंड के, और वो ही क्या बनाते हैं बाद में, ये डेजर्ट सॉइल बनाते हैं। तो डेजर्ट सॉइल जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, अपने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो अपना पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये जो रीजन है इस साइड में आपके ये डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। स्टेट्स ऑफ राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात, साउदर्न पंजाब, ये कुछ स्टेट है जिनमें ये जो डेजर्ट सॉइल है ये देखने को मिलती है। थार डेजर्ट जो है वहाँ पे ये सॉइल देखने को मिलती है। सर क्या, गुजरात भी डेजर्ट के अंदर आता है? हाँ, गुजरात भी डेजर्टिक एरिया है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ साल्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सोइल है इसमें मोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, और मोटे पार्टिकल इसमें मैक्सिमम वो होते हैं जिसमें साल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है।
तो इसमें साल्ट कंटेंट होने की वजह से ये जो सोइल है ये बिल्कुल ही फर्टिलिटी इसमें नहीं होती है, बहुत ही हार्श ये सोइल होती है। इसमें आप अगर फर्टिलाइजर डालोगे तो भी बहुत कम चांस है कि आप इसको रिकवर कर सको। ऑर्गेनिक मैटर जो है इसमें नहीं पाया जाता, इस वजह से ये आप इसमें कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते डेजर्ट सोइल में। यहाँ तक कि छोटे मोटे ग्रास जो होते हैं वो भी यहाँ पे ग्रो नहीं होते हैं। लूज होती है बहुत ज़्यादा, पोरस होती है और पोर्स होती है। अब देखो इरिगेशन के साथ में आप इसमें वीट, बाजरा, मेलन और ग्राम्स ग्रो कर सकते हो, लेकिन ये भी बहुत इंटेंसिवली ग्रो नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसे रीजन है जहाँ पे ये आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप कर पाओगे आराम से। जब आप इसमें इरिगेशन करोगे, न्यूट्रिएंट्स डालोगे, इसमें फर्टिलाइजर डालोगे, तभी आप ये फसल जो है ये उगा सकते हो। इसके बाद में आता है सर माउंटेन सोइल। हाँ बोलो। सर ये जो डेजर्ट सॉइल होती है तो ये अपने राजस्थान के साइड में तो बहुत पाई जाती होगी। अपना राजस्थान का लगभग मान के चलो 40% जो रीजन है, 40 नहीं ज़्यादा ही होगा, लेकिन चलो 40% तो है, कम से कम 40% तो रीजन है जो कि डेजर्टिक सॉइल से कवर होता है। इसके बाद में है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल जैसे कि नाम से पता है कि माउंटेन में पाई जाती है, तो रॉक्स की वेदरिंग से, जो कि विंड की सहायता से वेदरिंग होती है, उसकी वजह से ये जो सॉइल है वो बनती है। माउंटेनियस जो रीजन होते हैं जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये कुछ स्टेट है जिनमें ये सॉइल पाई जाती है। हाई डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड मिनरल सब्सटेंस। देखो इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं। माउंटेन जो सोइल है इसमें मिनरल्स होते हैं क्योंकि माउंटेन में मिनरल्स होते हैं, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर इसलिए होता है क्योंकि माउंटेन पे फॉरेस्ट होते हैं, इसलिए इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। ह्यूमस इसमें नहीं होता, ह्यूमस इसमें नहीं होता। क्या होती है जैसे सैंडी और ग्रेवल पोरस और हेट्रोजेनियस इन नेचर। देखो ये जो होती है, मतलब कि आप इसको इस तरह से समझो कि अलग अलग मिट्टियों के मिश्रण को अगर आप देखोगे तो वो होगा माउंटेन सोइल। ऑन टेरेस फार्मिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड राइस आर ग्रोन। देखो टेरेस फार्मिंग, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया माउंटेन पे है तो टेरेस फार्मिंग से ही आप फसल ग्रो कर पाओगे, तो टेरेस फार्मिंग से आप इसमें कुछ फसल जो है वो उगा सकते हो, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और राइस आप यहाँ पे उगा सकते हो। इतना इंटेंसिव यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ पे कुछ अलग अलग सॉइल के आपको मैप दिखाया गया है। जो यहाँ पे ग्रीन कलर में जो मैप है बेटा, ऊपर देखो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो रीजन है नेपाल का मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये अपने इंडिया में नहीं है, भूटान अपने इंडिया में नहीं है, लेकिन ये पार्ट तो हिमालय का ही है। इसमें भी आपकी माउंटेन सॉइल आपको देखने को मिलती है। तो फॉरेस्ट सॉइल बोलो या फिर माउंटेन सॉइल बोलो, ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है यहाँ पे आपको माउंटेन सॉइल आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा मैंने आपको डेजर्ट सॉइल बताया था। तो देखो बेटा अपना राजस्थान का लगभग तो 40%, और इसके साथ थोड़ा सा पंजाब और थोड़ा सा गुजरात, ये जो रीजन है इसमें आपकी डेजर्ट जो सॉइल है, जिसको एरिड जोन भी बोलते हैं, वो पाए देखने को मिलती है। डेजर्ट सॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अलुवियल सॉइल, ये लाइट ग्रीन कलर से जो देखने को मिल रहा है आपको, देखो अलग पेन से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो रीजन है यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर से जो आपको देखने को मिल रहा है, ये रीजन बेटा देखो कोस्टल रीजन में भी है, इधर भी है, इस साइड में भी है, और यहाँ पे भी है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ गई, और ये पूरा। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूं अपने इंडिया में कौन सी सोइल पाई जाती है बेटा, सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज में देखेंगे अपन या एरिया वाइज देखेंगे तो अलुवियल सोइल। ये जो लाइट ग्रीन कलर से जो भी सोइल है ये अलुवियल सोइल है बेटा, ठीक है। इसके बाद में आता है रेड सोइल या फिर येलो सोइल। अभी आपको येलो सोइल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन रेड सोइल ही येलो सोइल बन जाती है। कैसे बन जाती है? रेड सोइल में जब पानी मिला देते हैं तो ये येलो सोइल बन जाती है। मतलब रेड सोइल अगर उसमें पानी मिला हुआ है, अगर उस सोइल में पानी मिला हुआ है तो वो उसका कलर चेंज होकर येलो बना लेता है, उसी को बोलते हैं येलो सोइल। तो रेड और येलो सोइल कहाँ देखने को मिलती है? जो रीजन यहाँ पे रेड कलर से जो है, ये देखो ये वाला रीजन, ये क्या है? ये रेड सोइल है, क्योंकि ये प्राइमरी रॉक से बनी हुई है, इग्नियस रॉक जो इसको बोलते हैं। ये इतनी फर्टाइल नहीं होती है, लेकिन फिर भी अपने इंडिया में अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। ओके, ये है रेड सोइल।
इसके बाद में कौन सी सॉइल बच गई? ब्लैक सॉइल, डेक्कन प्लेटू वाली ब्लैक सॉइल। तो ये देखो ब्लैक पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लैक सॉइल को। ये जो रीजन है अपना डेक्कन प्लेटू, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। इस रीजन में आपकी ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल अलग अलग पैचेस में भी है, देखो थोड़ा सा ब्लैक सॉइल ये उड़ीसा में भी है, थोड़ा सा ये आंध्र प्रदेश में भी है, और थोड़ा थोड़ा देखो अपने तमिलनाडु रीजन में भी है, जगह जगह पे। थोड़ा सा रीजन अपने गुजरात में भी है। क्यों है बेटा ये ब्लैक सॉइल ऐसे जगह जगह पे? क्योंकि डेक्कन ट्रैप से बनी हुई है। डेक्कन ट्रैप मतलब कि जब लावा से जब डेक्कन ट्रैप बन रहा था तो उस वक्त से बनी हुई है, तो लावा का फैलाव जितना जितना ज्यादा वहां तक ये आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। अच्छा, लेटरेट सॉइल देखो इसमें भी है, अपने इसमें भी है, अलग अलग पैचेज है। देखो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले लेटरेट सॉइल का आप कलर देखो, ये देखो पिंक, लाइट पिंक कलर। ये जो लाइट पिंक कलर है ये वाला, ये लेटरेट सॉइल का कलर है। अब कहाँ कहाँ पाई जाती है? जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा रीजन तो आपका नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा रीजन? देखो ये रहा छोटा सा रीजन। और उसके अलावा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट देखो ये रहा, ये पूरा जो छोटा सा स्ट्रिप दिख रहा है ना आपको पतला सा, ये वेस्टर्न घाट। इसके अलावा कुछ पैचेज है, ये देखो ईस्टर्न घाट, ये कुछ पैचेज है ईस्टर्न घाट में जगह जगह पे। इसलिए इसका क्या है मैं आपको अच्छे से नहीं बता पा रहा। ये अलग अलग रीजन में छोटे छोटे पैचेज आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये सारे लेटराइट है। थोड़ा सा अपना लेटराइट सॉइल जो अपना बांसवाड़ा डूंगरपुर जो इलाका है वहां पे भी पाई जाती है। तो अपने राजस्थान में भी देखो ये रही अपना कोटा रीजन, उस साइड में भी आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है, क्योंकि पानी वहाँ पे अच्छा खासा मात्रा में आपको पानी वहाँ पे देखने को मिलता है। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि सॉइल डिग्रेडेशन कैसे होता है, उसके बाद कंजर्वेशन के मेथड देखेंगे। सॉइल डिग्रेडेशन, जैसे कि आपको पता है कि सॉइल डिग्रेड होने के कुछ रीजंस हैं, और वो रीजंस हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट की कटाई, ओवरग्रेजिंग, पशुओं को ज़्यादा चराना, और केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़, पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़, और रेन लैंडस्लाइड्स, जो लैंडस्लाइड की वजह से, जो रेन की वजह से जो ऊपर की टॉप मोस्ट जो सॉइल है वो बह के चली जाती है, उससे भी लैंड डिग्रेड होती है, सॉइल डिग्रेड होती है, और फ्लड की वजह से भी सॉइल डिग्रेड होती है। ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से सॉइल डिग्रेड होती है। अच्छा, सॉइल डिग्रेड होने का मतलब क्या होता है? सॉइल डिग्रेड का मतलब होता है कि उसकी फर्टिलिटी निकल जाती है। वेरी गुड, रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी, उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाता, उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। ओके, और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से हो सकता है कि अच्छा इसमें कुछ फैक्टर काम करता है, कुछ ह्यूमन फैक्टर है, कुछ नेचुरल फैक्टर है। नेचुरल फैक्टर जैसे कि रेनफॉल, उसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन ह्यूमन फैक्टर जैसे ओवरग्रेजिंग आप उसको रोक सकते हो। तो ऐसे ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर दोनों की वजह से ये जो सॉइल है वो डिग्रेड होती है। अब बात आती है कंजर्वेशन। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि रेन वॉश लैंडस्लाइड, या कि रेन की वजह से या फ्लड की वजह से डिग्रेड कैसे होती है सॉइल, वो देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी में बताया गया है। चलो चेक करो, इसमें हुआ क्या कि एक ऐसे कोई, मान के चलो कि कोई ऐसे बर्तन है और उसमें मिट्टी डाली, और मिट्टी को डालने के बाद में, मतलब इसका जो एक साइड जो है यहाँ पे, यहाँ से इसकी ये जो मिट्टी है या पानी है ये बाहर निकल सकता है नीचे से। यहाँ पे छेद है इसमें, यहाँ पे नीचे बेटा छेद है इसके इस साइड में। तो होगा क्या कि जब आप इसमें पानी डालोगे, मिट्टी डालने के बाद आपने इसमें मिट्टी फैला दी, फिर पानी डालोगे ना, ये एक तरह से छलनी जैसा कुछ है। तो जब आप इसमें पानी डालोगे तो पानी के साथ में देखो मिट्टी जो है ये बह के नीचे आ जाएगी, इसमें मिट्टी आ रही है ना। अब सेकंड ऐसा ही आप जब, अगर आपने इसमें कुछ ग्रास वगैरह ग्रो कर दिया, या फिर कुछ फसल आपने ग्रो कर दी, जैसे मान के चलो कुछ आपने वेजिटेबल्स यहाँ पे लगा दिए, इसमें सेम पॉट में आपने वेजिटेबल लगा दिए, उसके बाद में सेम अगर आप पानी डालोगे तो मिट्टी का जो यहाँ पे बहना जो है वो कम हो जाएगा, मिट्टी यहाँ पे कम बह के आएगी, मिट्टी कम बह के आएगी। ये क्यों? क्योंकि रूट जो होती है उन्होंने उस मिट्टी को पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, इसकी वजह से ये जो मिट्टी है यहाँ पे बह नहीं पा रही है। तो ये सॉइल डिग्रेडेशन का जो मैंने बताया था ना आपको कि एक सबसे बेस्ट जो मेथड हो सकता है कि जिससे कि आप सॉइल को कंजर्व कर सकते हो, वो है एफोरेस्टेशन। ओके, तो एफोरेस्टेशन इसीलिए जरूरी होता है, और सबसे पहला इसमें मेथड जो है कंजर्वेशन का वो भी यही है, एफोरेस्टेशन। आपको जंगल उगाने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है कि ट्रीज वगैरह जो होंगे या फिर ग्रासेज होंगी, उनकी वजह से जो इनकी रूट्स है वो सॉइल को होल्ड करके रखेगी, और उस रूट की वजह से आपकी सॉइल जो है
वो इरोजन होने से बच जाएगी, सोइल का इरोड होना बच जाएगा, उसी वजह से आपका जो सोइल की जो ऊपर वाली जो लेयर है वो वहीं पे रुक जाएगी। सेकंड जो मेथड है वो है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? द बार ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स द रिटेन ऑफ सॉइल मॉइस्चर। देखो मल्चिंग का मतलब आपने कभी देखा होगा, खेत में अगर आप गए होगे कभी, तो होता क्या है कि खेत में जैसे ऐसे लाइन में कोई फसल उगा रखे, ऐसे लाइन में, एक्चुअल में ये जो है अपने यहाँ पे वेजिटेबल जब उगाते हैं ना, उसमें ऐसी प्रैक्टिस की जाती है वेजिटेबल्स की क्रॉप में। होता क्या है कि जैसे लाइन में जो है, अभी आपने जैसे यहाँ पे मान के चलो किसकी खेती में बताऊँ आपको, जैसे आपने यहाँ पे मिर्च उगा रखी है, तो मिर्च के ऐसे प्लांट होंगे, ऐसे प्लांट होंगे मिर्च के लाइन से, अलग अलग लाइन। अब बेटा जब मिर्च के प्लांट हैं, इसमें पानी देने के लिए आपको जरूरत है, तो आप इसमें ड्रिप इरिगेशन का यूज कर सकते हो। पर्टिकुलर प्लांट की जो रूट है वहाँ पे आप जो बूंद बूंद जो सिंचाई होती है उसके द्वारा आप यहाँ पे पानी डाल सकते हो। अब होगा क्या कि जब आप इसमें ड्रिप इरिगेशन से पानी डाल रहे हो, तो हो सकता है कि पानी अपने यहाँ पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, उसकी वजह से हो सकता है कि पानी जो है इवेपोरेट होकर यहाँ से उड़े। उसको रोकने के लिए आपने क्या किया कि इसकी जो ये जो ज़मीन थी ना, इसके ऊपर आपने ऐसे घास बिछा दिया, रूट्स के पास में आपने थोड़ा सा घास जो है वो आपने से बिछा दिया। घास बिछाने से क्या होगा कि पानी जो है उसके नीचे है, पानी उस जो आपने स्ट्रॉ जो बिछाया है, घास फूस जो आपने बिछाया है, उसके नीचे होगा पानी, वहां तक सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी और वो इवेपोरेट होने से बच जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मल्चिंग। आप पानी को मतलब वहां पे मॉइस्चर को, कंटेंट को बनाए रखने के लिए आपने वहां पे कुछ घास फूस आपने डाल दिया जमीन के ऊपर, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? मल्चिंग। नेक्स्ट देखो, ओवर ग्रेजिंग मस्ट बी प्रिवेंटेड। ओवर ग्रेजिंग का तो एक ही मतलब हो सकता है कि आप जो है ऐसी जगह पे जो एनिमल जहाँ पे ओवर ग्रेज कर रहे हैं, उन एनिमल्स को आप एक जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे या तो रखो और वहाँ पे उनको खाना प्रोवाइड करवाओ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक जो अलग अलग जो रीजन है वहाँ पे उनको टाइम के हिसाब से आप वहाँ पे ग्रेज करवाओ। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम में आपने ग्रेज करवाया, उसके बाद ये दूसरा रीजन यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम में ग्रेज करवाया। होगा क्या इसको करने से कि जब यहाँ पे ग्रेज कर रहे थे तो यहाँ वाली जो क्रॉप है या जो ग्राउंड है वहाँ पे ग्रास को ग्रो होने का टाइम मिल गया। जब आपने यहाँ पे ग्रेज करवाया तो ये जो फर्स्ट वाली जो जगह थी वहाँ पे ग्रास को ग्रो होने का टाइम मिल गया। इससे क्या होगा? जो सोइल का इरोजन है वो नहीं होगा। फोर्थ नंबर इसमें है प्रैक्टिसिंग टेरेस और कॉन्टोर फार्मिंग इन द हिली रीजन। जैसे हिली रीजन में कॉन्टोर फार्मिंग आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो टेरेस फार्मिंग से होता क्या है कि सोइल वहीं पे रुक जाती है, और सोइल को वहीं पे रोकने के लिए आपने उसमें कॉन्टोर प्लोइंग कर दिया, ऐसे पैरेलली आपने उसमें मिट्टी के बार बना दिए, जिसकी वजह से पानी जो बह के आएगा वो डायरेक्ट नीचे स्लोप में ना जाके ऊपर ही रुक जाएगा, और जब पानी ऊपर रुक गया तो उसके साथ जो मिट्टी बह के जाने वाली थी वो भी वहीं पर रुक जाएगी। तो ये एक मेथड हो सकता है कि आपका हिली रीजन जो है वहाँ पे आप सोइल को डिग्रेड होने से बचा सकते हो। नेक्स्ट इसमें मेकिंग बंस इन द फील्ड। देखो ये तो आप अपने आसपास में भी देखते होगे, अगर आपके आसपास में खेत है। बंस का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे आपका ये खेत है, अब होता क्या है कि इसमें रेनफॉल होता है ना, तो रेनफॉल होता है जब इसकी मिट्टी जो है ये बह के चली जा रही है। जैसे इधर से रेनफॉल, अभी इसका जो स्लोप है, कोई भी अगर फील्ड होगा उसका कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा तो स्लोप होगा बेटा, जिधर से वो पानी बह के जाएगा। मान के चलो कि इसका इस साइड से पानी ऐसे बाहर निकल जाता है, इसका जो ढलान है वो इस साइड में, आपने क्या कर दिया? बंद बना दिए। बंद का मतलब क्या होता है? आपने इधर ऐसे एक थोड़ी मिट्टी की जो है ऐसे लेयर बिछा दी, थोड़ी हाइट पे, मोटी हाइट पे। उससे क्या होगा कि पानी जो है यहाँ से पानी आएगा, एक बार इस लेयर को पार कर लेगा, दूसरी लेयर को पार कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारी लेयर को पार करके आगे निकल जाएगा। इसमें होता क्या है कि एक तरह से काउंटर फ्लोइंग जो होती है ना, उसी का एक बड़ा रूप होता है बंस का निर्माण करना। बंस का मतलब होता है कि छोटे छोटे आपने वहां पे बैरियर बना देना। बांध जो बनाते हैं ना आप, तो वो छोटे लेवल पे आप बनाते हो खेतों में, उसी को बोलते हैं बंस। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब स्पीड से जब पानी आता है ना, तो उसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए बंस जो है ये काम करता है। पहले एक को पार करेगा, दूसरे को पार करेगा, तीसरे में आते आते उसकी वेलोसिटी इतनी कम हो जाएगी कि वो उसको पार ही नहीं कर पाएगा पानी, और इसकी वजह से आपकी जो सोइल जो है
वो बह के जाने वाली थी वो वहीं पे रुक जाएगी। इसके बाद में है कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड एम्बार्कमेंट। डैम्स और एम्बार्कमेंट का जो यूज है वो उन रीजन में किया जा सकता है जहाँ पे फ्लडिंग की आपको इशू देखने को मिलता है, जहाँ पे ओवर फ्लड या फिर वाटर जो है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मानसून में अभी आप देखोगे तो अपना इंडिया में भी लगभग 9 से 10 स्टेट ऐसे हैं जो कि फ्लड का सामना कर रहे हैं, तो उन रीजन में आप डैम बना सकते हो। एम्बार्कमेंट, डैम का छोटा रूप होता है बेटा एम्बार्कमेंट। जैसे एक रिवर जा रही है, इस तरह से रिवर जा रही है, यहाँ पे डैम है, यहाँ पे डैम है। अभी देखो इधर से ये रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, आपने यहाँ पे छोटा सा एक क्या किया, ऐसे हाइट पे आपने छोटा सा हाइट पे बांध जैसा बना दिया। इसके ऊपर से पानी तो जा रहा है, इसके ऊपर से पानी जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरे पानी को रोक रहा है, ऊपर से इसके पानी जा रहा है। थोड़ी सी आगे आपने ऐसा एक और बना दिया, इसके ऊपर से पे पानी जा रहा है। इससे होगा क्या, जो वाटर की वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो एम्बार्कमेंट का मतलब होता है, डैम का मतलब तो होता है कि पूरी तरह से पानी को रोक देना। सर वेलोसिटी यानी स्पीड। हाँ स्पीड। डैम का मतलब तो होता है कि पूरी तरह से पानी को रोक देना, उसके आगे पानी जा ही नहीं रहा जब तक आप उसके गेट नहीं खोलोगे। लेकिन एम्बार्कमेंट का मतलब होता है कि उसमें आपने बैरियर तो बना दिया लेकिन उसके ऊपर से पानी जा रहा है, उसके ऊपर से पानी फ्लो होता है, ठीक है। तो ये जो है स्पीड को, वाटर की स्पीड को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो आपकी सर फ्लडिंग का जो इश्यू है वो खत्म हो जाता है। हाँ बोलो। सर जो ये अपन बनाते हैं तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये बहुत दिनों तक रहेगा ही। अपने को इसको बहुत ऐसे हार्डली बनाना पड़ेगा ना, अगर पानी के प्रेशर को थोड़ा कम करना है इसके लिए। ये बेटा गवर्नमेंट के काम है, ये पर्टिकुलर जो पीपल है वो नहीं बनाते इसको। गवर्नमेंट अलग अलग जो रिवर है उसमें ऐसे एम्बार्कमेंट और डैम्स बनाती है। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है तो बड़ा ही सोच समझ के और स्टडी के बाद में बनाया जाता है, तो काफ़ी सालों तक चलते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिसिंग साइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक्स। अब साइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक से भी आप सोइल डिग्रेड को रोक सकते हो। जैसे क्या है इसमें, फील्ड फैलोइंग मीन्स लिविंग द फील्ड uncultivated for the some time so that it is able to replenish the nutrients naturally। जैसे मैंने आपको बताया ना, फैलोइंग का मतलब आपने कंटिन्यूस आप वहां पे ग्रो कर रहे हो कोई क्रॉप, आपने क्या किया, थोड़े टाइम के लिए उस क्रॉप को मतलब उस फील्ड को ऐसे छोड़ दिया। ऐसे छोड़ने से क्या होगा, प्लॉइंग करके छोड़ दिया, ऐसे छोड़ने से क्या होगा, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। जब ये टेक्निक नहीं थी, जब ये लोगों को पता नहीं था कि फर्टिलाइजर भी कुछ होता है, तब भी तो बेटा क्रॉप ग्रो करते थे ना लोग। वो कैसे करते थे, वो नेचुरली उसमें मिनरल्स जो है या फिर जो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है उनको रिस्टोर होने का टाइम देते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो स्लैश एंड बर्न जो कल्टीवेशन है वो उसका एग्जांपल यही है कि कुछ लोग क्या करते थे, कुछ ट्राइब्स एक पर्टिकुलर फील्ड को काटा, फॉरेस्ट को काटा और वहां पे एग्रीकल्चर किया कुछ सालों तक। उसके बाद उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई, दूसरी जगह पे गए और दूसरे फॉरेस्ट को काटा और वहां पे उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करते करते ये फर्स्ट वाला जो एक तरह से रीजन जो था फॉरेस्ट का, यहां तक पहुंचते थे वो लगभग 50 to 70 ईयर्स के बाद में। और 50 to 70 ईयर्स में यहाँ पे वापस से फॉरेस्ट ग्रो हो जाता था। 50 to 70 ईयर्स में यहाँ पे वापस से फॉरेस्ट ग्रो हो जाता था और इस वजह से ये फिर से यहाँ पे नेचुरली ग्रो हो जाता था। वो कि कोई इंसान नहीं करते थे इनको, नेचुरली। तो इस तरह से नेचुरली भी आप जो सोइल डिग्रेडेशन है उसको रोक सकते हो। ओके, समटाइम कवर क्रॉप सच एज ग्रास इज ग्रोन ऑन द फील्ड इज प्रिवेंट इरोजन ऑफ विंड। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कई बार आप खेत में थोड़ी सी अगर ग्रास भी उगी होती है उसका भी फायदा मिलता है कि वहां से विंड इरोजन से आपकी सोइल जो है वो उड़ के कहीं और नहीं जाती है, वो वहीं पर रह जाती है। इसके अलावा कुछ और मेजर्स आप ले सकते हो। क्रॉप रोटेशन, बदल बदल के आपको फसल उगाना चाहिए जिससे कि न्यूट्रिएंट जो है वो उसमें बन सके। मिक्स्ड क्रॉपिंग, देखो क्रॉप रोटेशन में ऐसे होना चाहिए कि पल्सेज जो है वो उगानी चाहिए। पल्सेज में क्या होता है, पल्सेज में कुछ जैसे पल्सेज के जो रूट्स होती है ना, उसमें कुछ ऐसे लेगुमिनस कुछ पल्सेज हैं जिनमें ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन को वो स्टोर करते हैं जमीन में। तो उस वजह से पल्सेज को भी राइस और व्हीट के साथ में अल्टरनेटली ग्रो करना चाहिए, उससे जो न्यूट्रिएंट्स जो है सोइल के वो बने रहते हैं। मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, जैसे 2 वैरायटी के अलग अलग क्रॉप है उसको आपने एक साथ उगा दिया या फिर अलग अलग टाइप में आपने उगाया, जैसे कि राइस और पल्सेज।
इनको आप एक साथ उगा रहे हो एक ही फील्ड में। मैंने बताया था ना, एक लाइन राइस की, एक लाइन पल्स की, एक लाइन राइस की, एक लाइन पल्स की, किस तरह से। ओके, इसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। इसके बाद में आता है यूजिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर तो सबको पता है कि आर्टिफिशियली आप उसमें न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हो तो उसको आप फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हो, लेकिन ये भी क्या होता है कई बार एक्सेसिव फर्टिलाइजर भी क्या सोइल डिग्रेडेशन का कारण बनता है। तो इसका एक सबसे बेस्ट जो उपाय हो सकता है वो हो सकता है कि मैन्योर्स, जो नेचुरली जो खाद होती है, जो काऊ डंग होता है या फिर गोबर, उसका आप यूज कर सकते हो एज ए मैं सोइल फर्टिलाइजर। क्योंकि ये क्या होता है, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ओके, ये कुछ मेजर्स थे जिनकी सहायता से आप सोइल को डिग्रेड होने से बचा सकते हो। देखो, सोइल क्लासिफिकेशन आपके यहाँ पे दो तरह के सोइल क्लासिफिकेशन बताए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे सोइल क्लासिफिकेशन होते हैं, जोन के हिसाब से आप जब सोइल को क्लासिफाई करते हो तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन होता है ये। इसमें आप पूरे इंडिया को अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, लेकिन आपके यहाँ पे सिर्फ दो तरह से क्लासिफिकेशन है, पेडल्स पर और पेडोकोल्स। ओके, पेडल्स पर क्या होती है, देखो इसमें क्या होता है कि ह्यूमस जो ह्यूमिड जो क्लाइमेट जो है वहां पर ये पाई जाती है। दे आर एश ग्रीन कलर, फाउंड इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट बेल्ट, हैविंग वेरी कोल्ड विंटर, शॉर्ट कूल समर्स एंड ए मॉडरेट रेनफॉल। जो पेडल्स फर्ज होती है ये आपके माउंटेन में ऐसी हाइट पे होती है जहाँ पे मैक्सिमम जो टाइम है पूरे साल भर जो है बर्फ जमी रहती है, या फिर बहुत ज्यादा वहाँ पे ठंड रहती है। ऐसे रीजन में ये सोइल आपको देखने को मिलती है। ग्रे कलर की सोइल होती है। इसके अलावा दे आर गुड फॉर डेयरी फार्मिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग, उसके लिए पेडल्स पर जो है ये यूजफुल होती है। पेडोकोल्स क्या होती है, सब एरिड और सब ह्यूमिड जो जोन है वहां पे ये आपको देखने को मिलती है। पेडोकोल्स सब एरिड मतलब कि जहाँ पे सूखा रहता है वहां पे, और सब ह्यूमिड जोन, सब ह्यूमिड जोन मतलब होता है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर जमीन में होता है, जैसे कि वाटर कंटेंट वहां पे थोड़ा बहुत होता है, वहां पे आपको ये पेडोकोल जो है देखने को मिलती है। इसके अलावा दे आर रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स इसमें अच्छे खासे होते हैं। दे आर डेवलप्ड इन ग्रासलैंड्स, स्टेपीज, पेरीज एंड अराउंड डेजर्ट्स। देखो, डेजर्ट के आसपास में ये पाई जाएगी आपको, और ग्रासलैंड के आसपास में पाई जाएगी, और स्टेपी और प्रेरीज जो ग्रासलैंड के अलग अलग जो रूप है उनमें आपको देखने को मिलती है। स्टेपी जो है आपके अफ्रीका में पाया जाता है स्टेपी। प्रेरीज जो है ये आपके यूएसए में पाया जाता है। यूएस। 7th क्लास में ग्रासलैंड का जो टॉपिक था उसमें ये चीज़ बताई थी मैंने। चलो कोई बात नहीं, ये इसी चैप्टर में आगे आने वाला है तो आपको वहाँ पे मैं पढ़ा दूंगा। ओके, इसमें कुछ इलुस्ट्रेशंस हैं और इलुस्ट्रेशन में ही आपको सॉल्यूशन दे रखा है। तो इलुस्ट्रेशन और जो इसके सॉल्यूशन है आप इनको देखना, पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप ही के काम में आएगी। ओके, ये कुछ यहाँ पे 6 इलुस्ट्रेशन है, तो 6 इलुस्ट्रेशन तक आपको पढ़ना है और इनका सॉल्यूशन देखना है। अगर कोई समझ में नहीं आए तो कल की क्लास में आप पूछ लेना। ओके, इसी के साथ आज की जो क्लास है उसमें इतना ही है। कल अपन इसमें पढ़ने वाले हैं वाटर। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।